पेश मुक़द्दर साईं GM सैयद रहबारा। दोस्तों, साथियों, सिंधवासियों, अॼु मां कोशिश करे उर्दूअ में ॻाल्हाईंदुसि, जीअं असांजो जेको नैरेटिव आहे क़ौमी तहरीक जो, उहो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेके सिंधी आहिनि उहे ॿुधनि, ऐं हिन ख़िते रीजन में जेके माण्हू सियासी दानिश्वर क़ौमी कारकुन उहे सभु इन शइ खे महसूसु कनि त सिंध जे क़ौमी तहरीक जो नुक़्ते नज़र ऐं मौक़ुफ़ छा रहियो आहे। ख़ुसूसन सिंध में जेके लिसानी तफ़रीक़ आहे या जेको नस्ली गुरोही सियासत आहे उन जे हवाले सां मैं समझता हूँ कि मुझे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस शेर से अपनी बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। शाह साई ने कहा है कि पाए तीर कमान में मियाँ मार ममू मूमी आही तू मता तुझो ही तोखे लगे। मतलब कि ए मियाँ, अपने तीर को कमान में डालकर मुझे मारने के लिए मेरी तरफ मत फेंको, क्योंकि मेरे अंदर में आप खुद बैठे हुए हो। ऐसा न हो कि जो तीर आप मुझे मार रहे हो उससे आप खुद भी जख्मी हो जाओ। इस हवाले से ये हमारा नुक्ते नज़र रहा है, मौक़िफ़ रहा है, पॉलिसी रही है साईं GM सैयद से लेकर आज तक जस्मम तक, कि उर्दू बोलने वाले जो तारीख़ी जबर के नतीजे में 1947 में जिन्होंने हिजरत की और वो सिंध आए और सिंध में आकर वो बसे, उनकी जो और 3-4 नस्लें हैं वो पैदा हुई जो भी सिंध में रही हैं। और हम तारीख़ी उसूली अखलाक़ी हवाले से उनको सिंधी कौम और सिंध वतन का हिस्सा समझते हैं, सिंधी समाज का जुज़ समझते हैं, और हम किसी तरह भी किसी लिसानी नस्ली तफ़र्क़े को, नफ़रत को, तअस्सुब को सिंध में न तो फैलाना चाहेंगे, न कबूल करना चाहेंगे और न बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कुछ दिनों से फिर ये सिंध के अंदर कुछ बयानात आ रहे हैं और लिसानी हवाले से, नस्ली हवाले से, अजरक का मामला, अजरक की नंबर प्लेट के हवाले से, फिर कुछ दोस्त हैं उर्दू बोलने वाले, मैं अगर आफाक भाई का नाम लूँ, उनकी तरफ से कुछ ऐसे भड़काऊ टाइप के बयान आते हैं, और उसके रद्द अमल में फिर सिंधी बोलने वाले वो भी उसी तरह की गुमराही का और गलतफहमी का शिकार होकर वो भी भड़काऊ टाइप के बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, जिससे सिंधी समाज, सिंध की जो कौमी तकमील नौ है उसमें न सिर्फ रुकावटें आ रही हैं बल्कि हम एक गलत ट्रैक पर चलने के लिए निकल पड़े हैं। आज के हालात मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं है जैसे पहले होता था कि लोगों को गुमराह करके सिंध में उर्दू सिंधी की नफ़रत की बुनियाद पर फसादात और झगड़े करवाए जाते थे। लेकिन फिर दोबारा इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उस पर थोड़ी सी जो है वो अपनी राय आप लोगों के आगे रखूँगा, जिस पर हम सबको मिलकर जो है वो सोचना होगा। ख़ुसूसन हमारे जो उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं, नौजवान हैं, सियासी वर्कर हैं, वो भी उस बात पर गौर विचार करें। सबसे पहले जब तक हम हकीकत को और जो हक़ाइक़ हैं उनको नहीं समझेंगे, नहीं तस्लीम करेंगे, और ईमानदाराना तौर पर जब तक हम सारी बातों को अपने अपने जहन और ज़मीर से नहीं परखेंगे और इस तरह की भड़काऊ बातें, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि अगर हर कोई ये कोशिश करे, अगर मैं ये कोशिश करूं कि मुझे किसी अगले को नीचा दिखाना है
और मैं अपने मन घड़त दलील जो है वो घड़ना शुरू करूं, और अगला ये तसव्वुर करे समझे कि मुझे जो है वो बरफत को नीचे दिखाना है, तो फिर वो क्या होता है कि दलील बने या न बने, बात में हकीकत हो या ना हो, लेकिन हम लगे रहते हैं, जिससे दिलों में जहनों में नफरतें और दूरियां और तासुब पैदा होता है। हम सब एक हैं। मैं इसलिए दोबारा ये कहता हूं कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं कि हम जो उर्दू बोलने वाले हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्ल जो सिंध में पैदा हुई है, अब हम जो है वो हम हैं, मैं और आप नहीं हैं। हम ये सिंधी और ये उर्दू, ये मुहाजिर और ये फला, ये नहीं है। हम सिर्फ हम हैं, हम सिंध हैं। इसलिए सिंध में इस तरह की जो बातें हैं, मुतनफ़र करने वाली बातें जो है वो नहीं फैलनी चाहिए। और इसके असबाब क्या है? इसके बुनियादी तौर पर मैं फिर ये कहता हूँ कि जो मेरी बातें हैं वो गौर से हमारे सारे दोस्त सुने, उर्दू बोलने वाले भी, और हमें फिर कंसीडर करना होगा इन बातों को कि ये हक़ाइक़ हैं या नहीं हैं, और जो हकीकतें हैं फिर हमें उस पर खड़ा रहना चाहिए। बार बार हम क्यों गुमराह होते हैं, बार बार हम क्यों गलतियाँ करते हैं, बार बार क्यों हम इल्ज़ाम तराशियाँ और जो है वो करते हैं कि हम आला और उत्तम हैं और अगला जो है वो हमसे थोड़ा नीचा है, और वो समझें कि हम आला और उत्तम हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, मकामी जो सिंध के लोग हैं, ये थोड़ा सा नीचे वाले हैं। अगर इस तरह की जहनियत रहेगी, जो नहीं है, अब बिल्कुल थोड़ा सा गलतफहमियों का मामला है, लेकिन बड़े हद तक उर्दू बोलने वाले बड़े हद तक ये मामला समझ चुके हैं कि हम लोगों को, सिंध के लोगों को किस तरह डिवाइड करके पंजाबी इस्तेमार ने, पंजाबी साम्राज्य ने हमें मुतनफ़िर किया, हमें लड़ाया। इसलिए मैं असबाब के उसमें आऊँगा कि अगर आपने साईं मेराज मोहम्मद ख़ान का आप अगर इंटरव्यू पढ़ें, गौर से देखें, आज भी पढ़ा हुआ होगा यूट्यूब पर। मैं अब नौजवानों को कहता हूँ, वो जो उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, बहन हैं, नौजवान पढ़े लिखे जो लोग हैं, और तलबा और तालबात जो हैं, वो क्योंकि आप नया खून हो, आप समझो कि सिंध में ये उर्दू और सिंधी का तफर्का किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया, और आज दोबारा से फिर वही बातें, इस तरह की भड़काऊ, टीज करने वाली, मुतनफ़र करने वाली चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। इसमें मेराज मोहम्मद ख़ान साहब का एक इंटरव्यू है, वो आप गौर से फिर पढ़ें, फिर उसको आप सुने यूट्यूब पे। उसने कहा कि ज़िया-उल हक ने मुझे बुलाकर कहा कि आप सिंध में जो है वो उर्दू बोलने वालों के एक अलग तंजीम और पार्टी बनाए। अच्छा, क्यों कहा? इसलिए ये MRD की तहरीक के बाद के मामलात हैं कि बंगाल की तकसीम और आज़ादी के बाद जब MRD की तहरीक, अब वो क्या थी तहरीक, उसका मकसद हम उससे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन सिंधी कौम ने इज्तिमाई तौर पर पंजाब के जुल्म को, जबर को, उस MRD की तहरीक का जिस तरह सामना किया, फौज को जिस तरह सिंध के हर छोटे बड़े शहर गांव में जूते पड़े, फौज डर गई, खौफजदा हो गई कि अगर सिंधी कौम और उसमें उर्दू आबादी जो एक मुआशी मिडिल क्लास है, जो शहरों में रहते हैं, जिनके लिए मुजाहरा करना, जलसा जुलूस करना आसान है, तहरीकें चलाना आसान है, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अगर GSN में आते हैं और इस पूरी नेशनल मूवमेंट की क़यादत संभालते हैं, तो पाकिस्तान उसमें जो पंजाब का जो भलादस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सिंधी समाज को, सिंधी कौम को, सिंध वतन को, सिंध की पॉलिटिक्स को, सियासी वहदत को तकसीम करने के लिए ये ज़िया-उल हक ने, ISI ने एक हिकमत अमल इख्तियार की कि उर्दू बोलने वालों को उनकी एक अलग तंजीम बनाई जाए, और अलग तंजीम बनाने के लिए उनके ज़ाहिर उनको दलील फराहम किए जाएंगे कि आप ये हो, आप वो हो, आप इस तरह हो, ये मकामी लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो गधे और जो है घोड़े चराने वाले हैं, ये तो जाहिल हैं, ये जट हैं, आप पढ़े लिखे, इस तरह की बातें जो है वो उनके जहनों में दलील के तौर पर दी गई। और दूसरी तरफ सिंधियों में भी इस तरह के कि भाई ये लोग आए, हमने इन्हें पनाह दी, हमने इनको अपने घर दिए, कारोबार दिया, रहने के लिए इनको जगह दी, क्योंकि आपको पता है, आप जितने भी बुज़ुर्ग हैं हमारे उर्दू बोलने वाले, आज भी उनको याद होगा कि पंजाब ने उनको वहाँ उतरने नहीं दिया था ट्रेनों में,
आप अल्ताफ भाई से पूछें, जितने इंटेलेक्चुअल हैं उनसे पूछें कि उन्होंने कहा पाकिस्तान आगे जाओ, यानी सिंध जाओ। आप देखो लाहौर से कराची का फासला क्या है, वो इंटर होते हैं लाहौर में और उनको वहाँ उतरने नहीं दिया जाता। तो सिंधी जो बोलने वाले उनके जहनों में ये होगा आया कि भाई हमने इनको पनाह दी और ये आज खुद को कहते हैं कि हम सिंधी नहीं हैं, सिंधी थोड़े से नीच किस्म के होते हैं, सिंधी थोड़े कमतर होते हैं, हम थोड़े आला और ऊंचे दर्जे के हैं। तो ये नफ़रतें सिंधी समाज की जो सियासी वहदत है उसको तकसीम, कमज़ोर और मुतनफ़र करेगी। ये प्लानिंग थी फ़ौज की, पंजाब की। और इसी वजह से महराज मोहम्मद ख़ान क्योंकि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, वो लेफ्ट से उनका ताल्लुक था, उन्होंने इनकार किया। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई वो जो है फलानी पार्टी क्यों बनी, किसने, नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर हम उसका वो कहते हैं ना कि अगर एक एक करके बात को समझें कि अगर महराज मोहम्मद ख़ान ने इनकार किया तो फिर 87 को 86-7 का ये जो ज़माना था इसमें फिर MQM बनना शुरू हो जाती है, APMSO, MQM, फिर वो सियासत, फिर झगड़े फसादात, एक यानी पश्तून महाजर, सिंधी महाजर, फिर 30 सितंबर आती है जिसमें जो महाजर हैं उर्दू बोलने वाले हैदराबाद में, उनका कत्लेआम होता है, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता है, वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। और इससे नफ़रतें, इतनी नफ़रतें बढ़ जाती हैं कि हम फिर कहते हैं कि दहाइयों तक एक दूसरे से यानी दूर रहे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो सियासत थी वो सियासत फ़ौज की मर्जी थी कि सिंध को पॉलिटिकली तकसीम किया जाए, सिंधी समाज की जो तकमील नो और इर्तिका है उसको रोका जाए ताकि सिंध की लूट खसूट जो है वो की जाए। कराची से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, सिंध के तेल गैस के जो ज़खायर हैं पूरे वो कहाँ जा रहे हैं, थर का कोयला कहाँ जा रहा है, सिंध के दरिया के पानी पर बार बार डैम बनाकर, कैनाल्स बनाकर वो लूटा जा रहा है, कौन लूट रहा है, ताकि इन सारे मामलात पर कि भाई सिंध के जो वसाइल हैं वो सिंध के लोगों के हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो चाहे सिंधी बोलने। और मैं तो इस तरह कहता रहा हूँ बार बार कि हम जो भी सिंध में रहते हैं, जिसने सिंध में जन्म लिया है, वो चाहे पश्तो बोलता है, पंजाबी बोलता है, कछावाड़ी मेमनी बोलता है, उर्दू बोलता है, कोई भी ज़बान बोलने वाला है, वो सिंधी है। ये जदीद कौमी तस्वर है, ये दुनिया का इंटरनेशनल लॉ है, कानून है कि आपने जन्म जिस धरती पे लिया है, आप जिस धरती पर पैदा हुए हो और 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल हो गए हैं, आप सिंधी हो। तो सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, जितने पश्तो बोलने वाले हैं, जितने पंजाबी बोलने वाले हैं, मैं सबको सिंधी मानता हूँ। और यही जदीद कौमी तस्वर है। लेकिन उर्दू बोलने वाले क्योंकि शहरों में आकर बैठे बसे और वहाँ का वो मुआशी मिडिल क्लास, अब वो एक दूसरी अफसोसनाक बात है कि उनको फिर इस तरह की पॉलिटिक्स में उलझाया गया कि वो मुआशी मिडिल क्लास भी बन नहीं पाए हैं मुकम्मल तौर पर। आज भी उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं जो गरीब हैं, कितने हैं जो रेढ़ा चलाते हैं। यानी ये जो सूरत हाल है, तो कहने का मतलब है कि जब पंजाब को ये ज़रूरत महसूस हुई कि सिंध को तकसीम करो, डिवाइड करो, सिंधियों को लिसानी बुनियादों पर आपस में लड़ाओ और उससे सिंध की जो ग़ुलामी है उस ग़ुलामी को उन्होंने यानी जकड़ा हुआ है, मजबूत किया हुआ है। लेकिन मैं दूसरी बात बताऊं, अफसोस भी होता है कि जिस तरह हमारे कुछ दोस्त, मैं ये एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आफाक ने ये कह दिया कि भाई ये सिंध वाले कहते हैं कि अजरक को नहीं मानोगे तो यहाँ निकल जाओगे, तुम्हारे बाप की सिंध, इस तरह की लैंग्वेज, यार ये अफसोसनाक लैंग्वेज है। और दूसरे एक भाई को मैंने, वो बड़ा सरमाएदार है कराची का, और वो बड़ा, कल मैं उसको देख रहा था कि ये तो मतरों का सिंध का, और ये सिंध, ये ज़मीनें जो हैं वो हमारी हैं और हम वहाँ छोड़ के आए थे, इसके बदले हमें मिली थी नेहरू का और लियाकत का पैक्ट और ये वो, बड़ा यानी मतलब पढ़ा लिखा एक इंसान, ऐसी बातें कि जो वो कहते हैं ना कि अकल दंग रह जाए, हैरान हो जाए बंदा कि ये कह क्या रहे हैं और इस वक्त क्यों कह रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि हम, वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखेड़े, 70-80 साल के बाद भी हम अगर गड़े मुर्दे एक दूसरे के उखेड़ेंगे तो फिर एक कब होंगे। लेकिन हकीकत
कि कुछ बातें मैं उन दोस्तों को भी, आफाक भाई भी सुने मेरी बात, और वो जो सरमाएदार थे, मुझे नाम नहीं याद है, कि भाई सिंधियों के पास जो ज़मीन है वो भी हमारी हैं। भाई मेरे, आप आज के इस जदीद दौर में, पहले तो ठीक है 47 में 50 तक 60 तक सोशल मीडिया नहीं था, हम कटे हुए थे, पता नहीं था, जो भी आप बात करो वो सच समझी जाती थी। लेकिन मैं 2-3 बातें मैं अपने उर्दू बोलने वाले नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को कहता हूँ कि आप इसकी तहकीक करें। रिजल्ट कुछ भी आया, हमें वो नहीं है कि भाई अगर वहाँ कोई ज़मीन छोड़ के नहीं आया था तो अब जो उसकी ज़मीन है या घर है उसे छीना जाए, नहीं, क्योंकि अब हम हैं, अब कोई दूसरा नहीं है सिंध में। लेकिन ये जो जहनों में गलाजतें हैं उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको 2-3 बातें जो है वो बताना चाहता हूँ। पहले यानी ये दोस्तों का होता था ना कि भाई तुम्हारे पास जितना है इतना छोड़ आए हैं, इससे ज़्यादा छोड़ आए होंगे। कहाँ छोड़ आए हैं, सवाल ये है। क्योंकि माइग्रेशन में आप एक चीज़ सब मान के चलो, तहकीक करो, यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ जो सिंधी हिंदू गए हैं उनके बुजुर्गों की काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। यहाँ जो आए थे, यानी अपना अनवर मकसूद साईं की शायद हमशीरा, उनकी आप क्लिप सुने कि किस तरह वो लोग आए थे। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि भाई हम वहाँ छोड़ के आए थे, बदले में सिंध की ज़मीनें हमें मिली। ये लॉजिक ये है ना कि हम वहाँ जो छोड़ के आए थे घर बंगला, हमें यहाँ मिला, तबादला हुआ मतरों का। ये नदीम रिजवी भी बेचारे ये मतरों का करते रहते हैं। लेकिन आप सबको मैं आज तारीख का एक बहुत, वो कहते हैं ना कि कड़वा सच वो बताता हूँ कि सिंधी हिंदू जो यहाँ से माइग्रेट होके गए थे, आप गूगल करो, आप तहकीक करो, उन सिंधी हिंदुओं को कच्छ राजस्थान के इलाके में 40,000 एकड़ एक वीरान जमीन दी गई कि आप यहाँ पर झोपड़पट्टी बनाकर रह सकते हो। कोई बंगला, कोई वहां पर मिल्कियत, कोई जमीन, कुछ नहीं दिया गया। आप जांच करो, 40,000 एकड़ वीरान जमीन, वहां पर वो लोग जाके रहे और वहां उन्होंने शहर नया बनाया जिसको गांधी धाम कहते हैं। आज भी आप गूगल पर जाके देखो कि वो जो लोग गए थे वो 80-90% लोग जो सिंधी हिंदू थे वो वहाँ पर रहे, वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की। ऐसे नहीं कि कुछ घर नहीं मिले होंगे, हो सकता है, लेकिन ये जो क्लेम है ना कि हम वहाँ सब कुछ छोड़ के आए और यहाँ हमें मिला, लेकिन 40,000 वो जिस उसमें रहे, और वो आर्मी की बैरकें, यानी ब्रिटिश आर्मी की जो खाली बैरकें वहाँ पड़ी हुई थी, उनमें भी उनको रखा गया। और आप कराची जैसे शहर में रहते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नाम लिखो, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, दादू, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ हिंदू रहते थे हमारे, वहाँ पर आपको घर मिले। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, और ईमानदारी से आप लोग मुझे बताएं कि भाई कराची जैसा एक बड़ा शहर जो हम हिंदुस्तान में आए, छोड़ के आए थे, वहाँ जाकर सिंधी हिंदुओं को रहा गया, इसलिए कराची हमारा है। हाँ, आंखों पर मानना पड़ेगा। भाई हैदराबाद जैसा इतना ही बड़ा शहर हम हिंदुस्तान में छोड़कर आए, वहाँ आपके हिंदू सिंधी जाके आबाद हुए, इसलिए हैदराबाद हमारा है, फिर भी बात सही है। मीरपुर खास जैसा कोई शहर, नवाबशाह जैसा, सखर जैसा, दादू जैसा, कोई एक शहर बताओ, कोई एक शहर बताओ कि हम वहाँ पर, कराची का अल्टरनेट क्या शहर होना चाहिए? बम्बई होना चाहिए ना, कि भाई हम बम्बई छोड़ के आए हैं पूरी खाली करके, इसलिए कराची खाली करो, कराची हमारा है, हमने बम्बई जो है वो सिंधी हिंदुओं के हवाले किए। और दूसरी बात कि कराची में आने वाले 80% जो उर्दू बोलने वाले हमारे भाई बहन बुजुर्ग जो भी हैं वो यूपी से आए थे, और सिंधी हिंदू सारे जो है राजस्थान और इस इलाके में रहे। कोई 5-10% गए होंगे। एक तो आबादी की शिफ्टिंग जो है वो, जितने हिंदुस्तान से लोग आए थे उसका आधा से भी कम लोग यहाँ से गए थे। लेकिन यूपी में तो फिर भी गए होंगे तो कोई 200-400 गए होंगे, और आप 80% यूपी से आए हो। तो आप मुझे बताओ कि यूपी में कोई एक बड़ा शहर जो आप बताएं, क्योंकि आज तो गूगल का ज़माना है ना, आज यूट्यूब का दौर है, आज तो बात छुप नहीं सकेगी। इसलिए आप बच्चों को, अपने बच्चों नौजवानों को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये मैं आफाक को कह रहा हूँ, दूसरों को कह रहा हूँ कि सिंधी हिंदुओं की औरतें भी यहाँ पर गुलाम थी, हिंदुओं को, वो मुसलमानों की, हिंदुओं के
पहले तो आप ये क्लेम करते हो कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, और आपको आज तक ये पता नहीं कि कौमें हिंदू और मुसलमान नहीं होती। किसी भी कौम, सिंधी कौम है, उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, हम एक कौम है। लेकिन जब आपको ताना तुनका देना होता है ना, तब आपको कहते हो कि ये हिंदू अलग हैं, ये मुसलमान अलग हैं, इनकी औरतें। और दूसरी बात कि आबाओ अजदाद ने ये बनाया, हम अपने साथ, यार इतने बड़े डायलॉग, और वो भी कराची में सिंधियों को सुनाने के लिए, सिंधी बोलने वालों को सुनाने के लिए। क्या ये बात आप पंजाबियों को बताओगे कि आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, आप लोग गुलाम थे? पश्तूनों को बताओगे जाके? बलोचों को बताओगे? बंगालियों को बताओगे जाके? नहीं, क्योंकि ये सारा, इसको कहते हैं दरोगोई है। ये एहसास कमतरी के नतीजे में, ये जो है ना आपका एहसास बर्तरी में आप मुब्तला हो चुके हो, जो एहसास कमतरी का नतीजा है। पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की जो डिवीजन है हिंदुस्तान को तकसीम करने की, उसका बुनियाद 1905 में लॉर्ड किर्सन ने रखा था। मुस्लिम लीग 1906 में उसका बुनियाद पड़ा, जो अंग्रेजों ने रखवाया था। उससे पहले लॉर्ड किर्सन ने हिंदू और मुसलमानों को अलग इंतजामी तौर पर बंगाल में तजर्बा किया। वो 1911 में नाकाम रहा, क्योंकि बंगाली नेशनलिज्म उस वक्त जो था वो बड़ा स्ट्रांग था। फिर 6 में इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग का बुनियाद रखा बंगाल ने, और ये तकसीम थी, साजिश थी। और कौन है जो आज इस बात को तस्लीम नहीं करता कि ये एक साजिश थी, अंग्रेजों को बनाना था, उसमें लोगों को इन्होंने गुमराह किया। और आप उस गुमराही को फख्र से कहते हो कि आबाओ अजदाद ने, ये फख्र की बात नहीं है। ये अल्ताफ भाई भी काफ़ी मरतबा कह चुके हैं, उनके यूट्यूब पे जाओ कि हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की। इनकारे वतन के बुनियाद पर हिजरत करके लोग जो आए, वहां भी वो फिट अपने आप को नहीं कर पाए, और यहां भी सिंध में भी फिट खुद को नहीं कर पाओगे। 3 नस्लें, 4 नस्लें, 5 नस्लें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई ये ज़मीनें, ये घर, ये जायदाद, आज मैं उस भाई को कहता हूँ वो जो, और तीसरी बात, मैंने किताब ढूंढी, मुझे वो नहीं मिल पाई, गालबन अयूब खान के दौर में थी। उसका मैं हवाला दिन बात करने से बेहतर होता है हवाला दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो धनिये के बाग का जो लतीफ़ा बना था, तो पाकिस्तान में यहाँ से जो लोग वहाँ गए, उन्होंने अपने जाके क्लेम किए, लेकिन मैंने कहा कि उनको तो ज़मीन दी गई कि भाई आपको यहाँ पर रहना है। वहाँ से जो आए और जिनको कहा गया कि धनिये के क्लेम करो, ये क्लेम करो, वो क्लेम करो, तो वो आप जो ब्यूरोक्रेसी आज भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड में होगा, जब यहाँ की इंतजामिया ने, पाकिस्तान की उस वक्त की इंतजामिया ने उन क्लेम्स की तहकीकात की, वो किताब का हवाला मैं नाम भूल चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 93% झूठ साबित हुआ था। ये लोगों ने यहां आकर जो क्लेम किया, फिर मीरपुर खास दूसरे इलाकों में वो काफी चीजें इनसे वापस ली गई थी कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो जो वहां पर पहले तो जैसे मैंने कहा साबित हो जाती है कि कोई कराची दिखाओ जो इंडिया में खाली करके आप आए थे, कोई हैदराबाद दिखाओ, कोई मीरपुर खास दिखाओ, ये तो बिल्कुल ओपन बातें हैं ना। फिर जो जमीनें थी और वो जो जायदाद थी, तो 93% मेरे भाइयों, नौजवानों, उर्दू बोलने वालों, ये पाकिस्तान के उस वक्त की गवर्नमेंट ने तहकीकात की और उनको पता चला कि ये झूठ है सारा। और ये सबको कहा जाता था कागज में कि लिखो धनिये के बाग होते हैं क्या? धनिये तो गांव में, गोठों में, वो जो होता है ना, बोलते हैं अपने सब्जी वब्जी के लिए, छोटा सा एक इलाका होता है, वो उसमें लगाते हैं, औरतें लगाती हैं कि भाई वो दिन धनिये के बाग, इस बुनियाद पर सिंध में जमीनें ली। तो लेकिन जो हुआ वो उसको ख़त्म करते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ना चाहते, लेकिन अब जो ये नफरत फिर से दोबारा उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स मैंने लिखी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको कहूँगा कि जिस तरह की सियासत, और उसमें एक दूसरी बात कोटा सिस्टम की मैं ज़रूर कहूँगा
कि सारा MQM का बुनियाद उर्दू आबादी का, और ये जो भुट्टो के नाम पर वो था कि इसने कोटा सिस्टम लगाया, कोटा ज़्यादती जुल्म ये वो, मैंने पहले भी, मेरी एक क्लिप है, आप YouTube पे जाएं, उसमें मैंने उसमें रखा है। लेकिन मैं अभी भी आपको बताता हूँ, कोटा सिस्टम के ये जो उर्दू सियासत करते हैं, ये खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो कोटा है अभी, वो भी गलत है। लेकिन ये इनके इख्तलाफात इसलिए हैं कि जो लियाकत अली खान ने कोटा लागू किया था, ये भुट्टो की बात नहीं है। ये बात अल्ताफ भाई भी तस्लीम करते हैं। कोटा सिस्टम भुट्टो नहीं लाया था, वो लियाकत अली खान लाया था। और 70 में वो जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था सिंध का, गुलखान रहमान, उसने उसको कंटिन्यू किया था। फिर भुट्टो से पहले की बात है ये। लेकिन अब देखो ना, पढ़ी लिखी आबादी, बाशऊर आबादी, और एक जुमले पे वो पूरे 20-30 साल से गुमराह है कि भुट्टो ने कोटा सिस्टम लागू किया, जो उसने लगाया ही नहीं था। लेकिन असल कोटा सिस्टम ये था कि लियाकत अली खान ने शायद बंगालियों को 44% था या कितना था, पंजाब पूरे का 23% था, और जो मुहाजिरीन उर्दू आबादी आई थी उनको भी इतना ही कोटा दिया, पंजाब जितना। और सिंध, बलोच, पश्तून, इनको मिलाकर 4-5% शायद कोई कोटा थी, इतनी सी। तो जब उस पर उसको गौर किया गया कि भाई उर्दू आबादी का तनासुब क्या है और वो कितनी कोटा ले रहे हैं, वो 48 से लेकर 70 तक, वो जब उनसे वापस लिया गया तो इनको इस बात पर एतराज़ था, कोटा पर नहीं, वो नाजायज़ कोटा जो इनसे थोड़ी सी वापस ली गई कि भाई दूसरों को भी हिस्सा देना चाहिए, बजाय इसके बड़ा दिल करते कि भाई हाँ, सिंध की पढ़ी लिखी जो आबादी थी, सिंधी हिंदू, वो चले गए। बाकी जो हारी और मजदूरों के बच्चे जब पढ़े, 70 तक उनकी एजुकेशन जब आई, तो उनको ज़ाहिर नौकरी चाहिए थी, शहरों में वो उन्होंने रुख किया। तो वो ये कोटा को पकड़ कर बैठ गए कि वो लियाकत अली खान दे गए हैं, जितनी पंजाब की कोटा उतनी ही हमारी कोटा। इसलिए सिंधियों को, यानी 23% अगर कोटा थी उर्दू बोलने वालों के लिए, तो 3% सिंध, बलोचिस्तान और पश्तूनों की, तीनों के मिलाकर शायद। तो ये इतनी बड़ी गुमराही में और खुद फरेबी में आप लोग क्यों रह रहे थे? लिहाजा मैं फिर आता हूं कि MRD की तहरीक में फौज को जो जूते पड़े सिंधियों की तरफ से, तो फौज ने कहा कि उर्दू बोलने वालों के लिए अलग तंजीम बनाई जाए। मेराज मोहम्मद खान ने इनकार किया, फिर ये सारा मामला हुआ। अभी मैं आपको बताता हूं कि दरिया के मामले पर, सिंधु दरिया के ऊपर जो ये कैनाल बना रहे थे, और पूरी सिंध जिस तरह सरापा एहतजाज हुई, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, पूरी सिंध ऐसे थी, उर्दू बोलने वालों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये अफसोसनाक बात है। कोई एका दुका किसी ने कोई बयान दिया हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुद को ये अलग करके बैठ गए। नतीजे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जदोजहद थी, जिसमें लाखों की तादाद में सिंधी लोग निकले, हर शहर में, हर गांव में, उस जदोजहद का जो सियासी स्लोगन था, वो स्लोगन था पंजाब तो सा झेड़ुआ। अब ये सुने, गौर से सुने। MRD की तहरीक, जिसमें उसका क्या मकसद था, छोड़ देते हैं। MRD में सिंधी कौम ने फौज को जूते लगाए, और ये जो दरिया के मामले पर तहरीक थी, इसका स्लोगन था पंजाब तो सा झेड़ुआ। इससे पंजाबी इस्तेमार डर गया, इसको फिर जरूरत महसूस हुई। ये जो सिंध की यूनिटी है, सिंध की जो सियासी वहदत है, इसमें जो पंजाब तो सा झेड़ुआ, एंटी पंजाब, ये जो तहरीकें जो आज़ादी की हैं, वो तेज़ हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, सियासी तौर पर मैच्योर हो रही हैं। अब इनको दोबारा ज़रूरत महसूस हुई कि किसी तरह भी आफाक को, आफाक कौन है ये भाई, ये तो उर्दू बोलने वालों को मुझसे ज़्यादा पता होगा ना, कि फ़ौज की ट्रकों में सवार होकर, फौजियों के साथ सवार होकर, उर्दू बोलने वालों की जो नस्ल कशी, नौजवानों को जिस तरह इसने शहीद करवा, क्या ये बातें भूल चुके हैं आप लोग? यानी मुहाजिर कौम की दावा और फौज की ट्रक में बैठकर मुहाजिर नौजवानों का कत्लेआम, ये समझ में आई बात? उसी बंदे को फिर से इन्होंने लगाया। मैंने जैसे कहा कि अब ये क्यों हो रहा है, इसके दो असबाब हैं। एक ये कि सिंध की तहरीक, जो पंजाब तो सा झेड़ुआ, उस स्लोगन से ये लोग डर गए। दूसरा ये कि अल्ताफ हुसैन की सियासत को फौज कराची से माइनस नहीं कर पा रही है।
इतने खर्चा करने के बावजूद, ये ISI नंबर 1 होने के बावजूद, करोड़ों डॉलर्स में पैसे खर्च करने के बावजूद अल्ताफ इनसे माइनस नहीं हो रहा। इसीलिए अल्ताफ हुसैन का ये बार बार अल्टरनेट लाते हैं। अब मैं क्या नाम लूँ, कितनों का नाम लूँ, ये अल बे ये सारे, लेकिन नहीं हो रहा है। इसीलिए दोबारा से वो लिसानी फसादात के लिए, एंटी सिंध तासुब फैलाने के लिए एक नया चेहरा ऊपर ला रहे हैं, ताकि उर्दू बोलने वालों को दोबारा गुमराह करके इसके पीछे लगाए, ताकि अल्ताफ हुसैन को माइनस और उसको जो है वो काटा जाए कराची से। लेकिन ये हो नहीं रहा है इनसे। इसलिए मैं, ये मेरी काफ़ी बातें थी, लेकिन मैं इतनी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा उर्दू बोलने वाले अपने भाइयों को, नौजवानों को, कि हम सब सिंध हैं। सिंध के सियासी मुआशी मफादात और सिंध की जो तारीखी धरती है, देखो सिंध एक तहजीब है। दुनिया की 3 बड़ी तहजीबों में सिंध का नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो को आप जाके देखें। ये ऐसे नहीं है कि आम, ज़ाहिर है दुनिया में तो सैकड़ों कौमें हैं, 200 से ज़्यादा तो UNO की कौमें हैं, इतनी ही कौमें हैं जो ग़ुलाम हैं, लेकिन हर कौम के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मालिक और वारिस नहीं है। लिहाजा उस तहजीब के, उस वतन के आप उर्दू बोलने वाले उतने ही वारिस हो जितना मैं सिंधी बोलने वाला। ये हमें गुमराह कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिंधी बोलने वाले भी बहुत हैं जिनको एंटी मुहाजिर सियासत, नफरत में मुब्तला करके फौज ने बार बार इस्तेमाल किया। आज भी वो लोग हैं, लेकिन वो कार्नर हैं, कोई नहीं सुनता अभी उनकी। और ये मैं दूसरी बात, ये मैं सिंधी बोलने वालों को भी कहता हूँ कि जिस तरह दरिया के कब्जे पर जो यानी पंजाब ने किया था, उस पर जो हमारी मूवमेंट चली, उसमें जो ये स्लोगन था पंजाब तो सांझेड़ुआ, उसमें वो सिंधी बोलने वाले जो पंजाब को अपना दुश्मन, मुखालिफ साम्राज्य नहीं समझते, जिनकी सारी तवज्जो होती है कि किसी न किसी सूरत में उर्दू बोलने वालों को, मुहाजिरों को अपना दुश्मन और सिंध दुश्मन बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकें, उनका पूरा स्कोप ख़त्म हो चुका था। क्योंकि बच्चा बच्चा सिंध का कह रहा था पंजाब तो सांझेड़ुआ। अब मुझे पता है कि पलीजो कौन सी सियासत करेगा, अयाज पलीजो, कादर मक्सी, जितने भी वो जो मुहाजिरों के खिलाफ थे, वो सारे घर बैठ गए। उनको जवाज ही उनके ख़त्म हो गए, मुतहरक होने के, खामोश हो गए, क्योंकि सिंध की कौमी तहरीक ने ये नारा दिया पंजाब तो सांझेड़ुआ। पूरी सिंध उठ गई। अब दोबारा से पंजाब ने कहा कि ये जो हमारे खिलाफ नफरत है पंजाब के खिलाफ, उसको फिर दोबारा से सिंधी मुहाजिर फसादात में वो कन्वर्ट करते हैं। वहाँ आफाक अहमद को उभारा गया, यहाँ से भी इनके लिए जवाब बन रहे हैं कि देखो भाई ये आफाक ये कर रहा। एक बंदा दलाल हो सकता है, वो सिंधी बोलने वाला हो या उर्दू बोलने वाला, दलाल हो सकता है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। पूरी कम्युनिटी उर्दू बोलने वाली या पूरी सिंधी कौम दलाल नहीं हो सकती। इसलिए मैं सबको, जो भी भाषा वो सिंधी हैं, उनको, सिंधी बोलने वालों को भी कहता हूँ कि ये फौज जवाज बनाकर उस सिंध के गुस्से को, सिंध की उस जदोजहद को, उस स्लोगन को पंजाब तो सांझेड़ुआ, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से आफाक है, वहाँ सिंधी बोलने वाले आफाक भी निकलेंगे। ये कादर मक्सी है, आज पली जाइए, इनको मज़ा आएगा। ये जैसे मुर्गे लड़ते हैं ना, ये लड़ेंगे। लेकिन सिंधी समाज, हम यूनाइट हैं, हम एक हैं। हम चाहे उर्दू बोलें, सिंधी बोलें, पंजाबी, पश्तो, बलोची, जो भी ज़बान बोलने वाले हैं, हम सिंध में रहते हैं। हम सिंधी समाज, कौम, वतन का हिस्सा है। हम अब गुमराह नहीं होंगे। ये मेरा आखिरी अल्फाज हैं। मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि किसी भी किस्म की गुमराही का शिकार न हो। जैसे मैंने ये बातें की, ये उनको भी कहता हूँ, आफाक को भी कहता हूँ कि भाई आफाक भाई, ये जो आप कहते हो ना कि भाई हिंदुओं ने, इनकी औरतें, ये वो, सिंध में सिंधी हिंदू कभी सिंध का हुक्मरान राजा डायर के बाद रहा ही नहीं है। आप तारीख पढ़ें, राजा डायर के बाद सिंध का यानी जो हुक्मरान, अब ये होता है ना कि भाई सिंधी जो मुसलमान थे वो गुलाम थे, और गुलामी की हैसियत में ये यानी वो गुलाम थे, उनकी औरतें, ये जो कुछ भी है,
मैं आपको बताऊं कि 712 के बाद जो अरबों का पीरियड चलता है, उसके बाद सिंध में समा हुक्मरान आते हैं, सुमरो हुक्मरान आते हैं, कलोड़ो हुक्मरान आते हैं, फिर टालपुर हुक्मरान आते हैं। उसके बाद 1936 में जब सिंध बम्बई से अलग की जाती है तो उसमें अला बख्श सुमरो वजीर आला बनते हैं, उसमें मीर बंदर अली खान वजीर आला बनते हैं, फिर अला बख्श सुमरो आते हैं, उसके बाद गुलाम हुसैन हारून आते हैं, वो बनते हैं। सिंधी हिंदू बेचारा तो कभी सिंध का हुक्मरान रहा नहीं राजा डायर के बाद। हाँ, ये बात अगर आप पंजाब के लिए कहो कि भाई उनका रंजीत सिंह हुक्मरान था, उसके बाद खड़क सिंह हुक्मरान था, नौनिहाल सिंह हुक्मरान था, चुन्नी शेर सिंह हुक्मरान था, दिलीप सिंह हुक्मरान था, ये अगर वहां आप कहो तो थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन क्योंकि मैं एक जदीद कौम परस्ती का कायल बंदा हूं, पंजाबी सिख हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई और फिरका, वो पंजाबी कौम है। रंजीत सिंह पंजाबी कौम का हुक्मरान है, वो पंजाबी कौम का हीरो होना चाहिए। लेकिन मैं आपकी जहनियत से बात कर रहा हूं कि हाँ, अगर पाकिस्तान को हम करारदाद जो साईं जीएम सैयद ने पेश की सिंध से, हम उससे इख्तलाफ रखते हैं। साईं ने खुद कहा मेरी गलती है, लेकिन मैं आपके दुरुस्तगी के लिए कहता हूं कि सिंधी अगर इतने गुलाम थे, जिनकी औरतें अगर वो सिंधी हिंदुओं के पास थी, तो ये करारदाद जीएम सैयद को लाने की इतनी जुर्रत होती इतनी जुर्रत कि वो सिंध असेंबली में करारदाद ला रहा है। और सिंध असेंबली में हिंदुओं की तादाद कितनी थी उस वक्त? अगर हम गुलाम थे भाई, तो ये मनगढ़ंत कहानियां। और दूसरी बात, आप ये भी वीडियोस जाके यूट्यूब पे ढूंढे, औरतें उठाई गई, जबरदस्ती रेप हुए, बच्चियों ने, औरतों ने इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाकर खुदकशियां की। कहाँ की? पंजाब में की होंगी, बंगाल में, यूपी में, हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में। सिंध के सिंधी हिंदू, आप लोग जब आए सिंध में, कोई एक जना मुझे बताए कि हम जब आए इतनी नफरत थी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं ने इतना जुल्म कर रखा था सिंधी मुसलमानों के खिलाफ कि सिंधी मुसलमानों ने भागते हुए हिंदुओं की मिल्कियतों को जलाया था, घर जले हुए मिले थे, हर तरफ धुआं ही धुआं था। उनकी औरतों को ले गए सिंधी मुसलमान, बदले में इंतकाम लेते ना। कबायली सोसाइटी है ना हमारी भी, यानी जो वो कहते हैं ना सिंधी में भेल, हमारे जमीन के टुकड़े में अगर कोई फसल का किसी दूसरे कबीले का कोई जानवर खाए, लड़ाई हो जाती है, बंदे मर जाते हैं, तो औरतें उठा के अगर वो ले गए, जब भाग रहे थे तो बदला लिया जाता था ना। लेकिन नहीं, ये सारी मनगढ़ंत, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो। हम लोग रो रहे थे कि आप हिंदू लोग क्यों गए, क्यों जा रहे हो, वो भी जा रहे थे तो रो रहे थे। मैं आपको इसका एक मिसाल देता हूं कि फिल्में बनी हैं, काफ़ी फिल्में बनी हैं। बूटा सिंह भी एक फिल्म है जिसमें वहाँ से जो भी, अभी मैं क्या नाम लूँ फिर कोई अपनी इंसल्ट न समझे, लेकिन पंजाब, यूपी, बंगाल और दीगर इलाकों में औरतें उठाई गई एक दूसरे की, और वहाँ की फिल्में बनी हुई हैं। लेकिन सिंध में भी फिल्में बनी, और वो फिल्म थी, उसका गाना मैं आपको बताता हूँ, मिठड़ा शाल मिलन। यानी हिंदुओं के जाने के बाद भी जो फिल्में बनी, उसमें वो वहाँ बने, यहाँ बनी, उसमें रो रहे थे कि मिठड़ा शाल मिलन के ये जो हमारे लोग गए हैं, हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो खून के लोग, ये कब वापस आएंगे, इसलिए वो रो रहे थे। तो ये नफ़रत नहीं थी, ये एक किस्म की मोहब्बत थी जो हमारे सिंधी कौम के अंदर थी। और उसमें पहला फसाद भी तब होता है जब एक पहली ट्रेन जो है वो यूपी के लोगों की कराची में आती है, तो फसाद करते हैं और 2 लोग मारे जाते हैं, एक सिंधी हिंदू, एक सिख जो है वो मारा जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों, बातों का ये है कि लोग गुमराह मत हों। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा, फिर भी मैं नाम लेकर आफाक भाई का, कि आप कितना भी हमें टीज करो, हम नहीं होने। आप कितना भी कहो कि ये कोई ये है, वो गाली दे दो, मैं सिंधी बोलने वालों को कहता हूँ कोई रिएक्शन नहीं करोगे। सोशल मीडिया पे कोई गाली गलौज, इनको जो कहना है अपनी भड़ास निकाले, लेकिन एक तजवीज़ में दूंगा आफाक भाई आपको और सारे उर्दू बोलने वालों को गवाह बनाकर ये मैं तजवीज़ देता हूँ कि आप ऐसे करें। ये जो आपका नैरेटिव है, आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान बनाया, सिंधी गुलाम थे, हमारी औरतें कैद थीं, आपने आके उनको छुड़ाया, ये जो भी आप किए, आप मेहरबानी करें कराची प्रेस क्लब जाएं। कराची प्रेस क्लब के पढ़े लिखे लोग हैं,
वो चाहे पश्तून हो, पंजाबी हो, उर्दू बोलने वाले, जो भी, उन सारे सहाफ़ियों को बिठाकर आप ईमानदारी से कहो कि भाई मैं आफाक अहमद, मेरा ये नैरेटिव है पॉलिटिकली कि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद ने बनाया, ज़मीनें हम अपने साथ लाए थे, ये ग़ुलाम लोग थे, इनकी औरतें कैद थी, हमने छुड़ाई। और ये जो नैरेटिव आपका है, आप फिर उनसे पूछें कि भाई मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर कराची प्रेस क्लब के वो पढ़े लिखे लोग, वो 10% भी, ये मैं क्लेम करता हूँ, 10% भी वो लोग अगर आपको कहें कि आफाक भाई आपका नैरेटिव दुरुस्त है, मैं सियासत छोड़ दूंगा भाई, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और अगर वो आपको कहें कि भाई आप अपने आप को दुरुस्त करो, अपनी नीयत को, इरादे को, सोच को, अगर आपको वो कहें तो मेहरबानी करके फिर आप उनकी बात मानिएगा। दूसरा, आप चले जाएं साईं अनवर मकसूद के पास जाएं, उनके पास जाएं, उनको भी ये बात बताएं कि साईं मेरा ये नैरेटिव है कि हमने पाकिस्तान बनाया आबा व अजदाद ने, और ये ग़ुलाम थे सिंधी, इनकी औरतें कैद थी, और ये मतरूक आसन हमारी है। और ये जैसे मैंने कहा ना कि 40,000 वीरान एक ज़मीन पर जो सिंधी हिंदुओं को वहाँ रखा गया, और उसके बदले पूरे सिंध के शहरों में आप आगे आबाद हुए। यानी 5% भी आपके पीछे जो घर और मिल्कियतें थी वो सिंधी मुसलमान हिंदुओं को नहीं मिली थी। इसकी आप तहकीकात करो, कराची प्रेस क्लब जाओ, अपना नैरेटिव रखो। अगर वो आपसे 5% लोग वहाँ के 10% अगर मुतफिक होते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, तो आफाक भाई मुझे आप मैसेज करना, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर नहीं तो खुदा को मानो यार, ये गलतियाँ छोड़ो। पंजाब लड़ा रहा है, वो सिंध की सियासी वहदत को कमज़ोर कर रहा है, इसलिए कि बलूचिस्तान में तहरीक तेज़ हो चुकी है, पश्तूनिस्तान में तहरीकें तेज़ हो चुकी हैं। ये कौमी तजाद है, कौमें ग़ुलाम है जो पंजाब से आज़ादी चाहती हैं, और पंजाब कराची में आप लोगों को अल शम्स अल बदर बनाकर, जैसे बांग्लादेश की आज़ादी में बिहारियों को उन्होंने इस्तेमाल किया, इस तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। इससे आप गुरेज करें, इससे आप गुरेज करें। मेहरबानी।